नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में आए 14,516 नए मामले, कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में आए 14,516 नए मामले, कोरोना मरीजों की संख्या 3,95,000 के पार निकल गई। वहीं अगली बड़ी खबर, आज रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 50,000 करोड़ की है स्कीम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब प्रवासी श्रमिकों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 22 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन किया था। इस बीच कई प्रवासी मजदूरों से गांव की तरफ लौट गए। हालांकि गांव में मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मजदूरों की समस्या को देखते हुए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की नाम की यह योजना उन 6 राज्यों पर केंद्रित रहेगी जहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। बीते गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस बड़ी योजना से वापस घर लौटे श्रमिकों को सशक्त किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा था कि इस स्कीम से मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और सीतारमण ने कहा कि इस योजना के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में 116 जिलों में प्रत्येक राज्य में 25-25 हजार श्रमिकों को चुना गया है। इन जिलों में करीब 66% मजदूर वापस लौटे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की इस परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना पर फिलहाल रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर काम कानून के तहत किया जा रहा है तो क्या अथॉरिटी को काम करने से रोका जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहती है तो यह उसका अपना जोखिम होगा। दरअसल हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बीती 20 मार्च को 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए लैंड यूज बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना मध्य दिल्ली में 86 एकड़ जमीन में संबंधित है, जिससे राष्ट्रपति भवन और संसद भवन जैसी इमारतें शामिल हैं। इस परियोजना के तहत संसद की नई इमारत बनाने की भी बातचीत चल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर हुआ चुनाव। बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा की 19 सीटों के लिए शुक्रवार को 8 राज्यों में हुए चुनाव में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिबू सोरेन जैसे अनुभवी नेता आसानी से निर्वाचित हो गए। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने सभी 4 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सभी एहतियाती उपायों के बीच 8 राज्यों में 19 सीटों के लिए मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 विधायक पृथकवास में थे और वे पीपीई किट पहनकर मतदान करने आए। गुजरात में भाजपा 3 सीटों पर जीत गई, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई। वहीं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखी, जबकि 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। राजस्थान में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने 1-1 सीट जीती है, जबकि मेघालय और मिजोरम में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं अगली बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो भारत एकजुट है। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो भारत एकजुट है और सर्वदलीय बैठक ने इस संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। चीन में हुए तनाव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार ने विपक्षी दलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति और हालिया घटना के बारे में बताया। बैठक के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि संवाद भारत के सामरिक हितों से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा आने पर सभी राजनीतिक पक्षों को साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। शाह ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में शामिल हुआ। बैठक का सर्वसम्मत संदेश था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो भारत एकजुट है। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम शिवराज ने चीन के सामानों के बहिष्कार की अपील, कहा स्वदेशी अपनाएं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्रियों ने प्रदेशवासियों से चीनी सामान बहिष्कार की अपील की है। मुख्यमंत्रियों ने कहा कि देशवासियों से मेरी अपील है कि चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामान का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत में चीन विरोधी भावना प्रबल होने लगी है। देश में जगह जगह चीनी सामान के बहिष्कार और चीन सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश भर के साधु संत भी अपने अनुयायियों के चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, अनिल बैजल के फैसले पर आप सरकार ने उठाए सवाल, कहा 30 जून तक कहां से आएंगे 90,000 बेड। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वहीं राजधानी में कोरोना से निपटने के लिए तरीकों को लेकर फैसलों में एक बार फिर उपराज्यपाल अनिल बैजल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। एलजी बैजल ने शुक्रवार को होम आइसोलेशन की सुविधा पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि दिल्ली में हर संक्रमित व्यक्ति को कम से कम 5 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा।
आप सरकार ने इस फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इससे राजधानी में 90,000 बेड की जरूरत होगी और इनका इंतजाम कैसे होगा और कहां से होगा। साथ में चड्ढा ने कहा कि इससे लोगों को टेस्ट न कराने का डर बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि कल के आदेश के मुताबिक लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले सभी कोरोना मरीजों को 5 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। मेरी विधानसभा के लोगों ने मुझसे कहा कि क्वारंटाइन सेंटर ले जाने के डर से वो अपना टेस्ट नहीं कराएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, शरद पवार को राहुल गांधी के सवाल पर आपत्ति कह डाली ये बड़ी बात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चीन के हमले में लद्दाख सीमा स्थित गलवान घाटी में 20 सैनिकों के शहीद होने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार ने राहुल गांधी के उस सवाल पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा कि गलवान में सिपाहियों को निहत्थे क्यों भेजा गया। शरद पवार ने मीटिंग में कहा कि सैनिकों ने हथियार उठाए या नहीं, इसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय समझौते से होता है और हमें ऐसे संवेदनशील मामलों का सम्मान करने की जरूरत है। वहीं अगली बड़ी खबर, 512 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलकर चलाने की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलकर चलाने की तैयारी कर रहा है। इससे उन क्षेत्रों के स्थानीय यात्रियों को बड़ी संख्या में फायदा मिलेगा जहां विशेष ट्रेन चलने के बाद भी अभी तक कनेक्टिविटी नहीं हो सकी। दिल्ली से 9 ट्रेन चलाए जाने की योजना है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक केवल 200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने वाले पैसेंजर ट्रेनों को ही एक्सप्रेस में बदला जाएगा। इनकी गति पहले से तेज होने के बाद प्रत्येक ट्रेन औसतन 1-2 घंटे पहले पहुंचेगी। इन ट्रेन के स्टॉपेज कम होंगे, साथ ही इनके किराए में परिवर्तन और टिकट एवं यात्रियों की जाँच की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर जल्द फैसला लिया जाना है। देश भर में कुल ऐसी 512 ट्रेनें चलेंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने कहा कि ओछी राजनीति से उठकर एकजुटता दिखाएं राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ झड़प में जख्मी अलवर के जवान सुरेंद्र सिंह के पिता के बयान को ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि बहादुर जवान के पिता ने राहुल गांधी को संदेश दे दिया। ऐसे वक्त में जब पूरा देश एकजुट है तो राहुल गांधी की पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि एक बहादुर फौजी के पिता ने साफ शब्दों में राहुल गांधी को संदेश दे दिया। ऐसे समय जब पूरा देश एक है, राहुल गांधी ओछी राजनीति छोड़कर राष्ट्रीय हित में एकजुटता दिखाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के एक पिता के शहीद के बयान पर केंद्र सरकार ने पूछा था कि सरकार सच बोल रही है या शहीद के पिता सच बोल रहे हैं। इस पर गृह मंत्री ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए पलटवार किया कि सुरेंद्र सिंह चीन के साथ झड़प में गंभीर रूप से घायल हुए थे। राहुल गांधी ने जवान सुरेंद्र सिंह के बयान को ट्वीट करते हुए कहा था कि चीन के साथ झड़प को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसका जवाब सुरेंद्र सिंह के पिता ने खुद देते हुए कहा कि भारत की सेना शक्तिशाली है, हमारी सेना चीन को हरा सकती है। राहुल गांधी के इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली के 8,000 टीचर्स ने लिखा होम मिनिस्टर अमित शाह को पत्र, जाने क्या मांग की है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत करीब 8,000 शिक्षक जिन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने पहले वह कोर्ट में भी अपील कर चुके हैं। नगर निगम शिक्षक महासंघ के रामनिवास सोलंकी ने कहा कि आज हमने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर मदद मांगी है, जिससे हमने उन्हें इस बात से अवगत कराया कि इस कोरोना महामारी के दौरान सभी शिक्षक 12 घंटे काम कर रहे हैं। हम न सिर्फ गरीबों को राशन वितरित कर रहे हैं बल्कि हम प्रवासी मजदूरों को उपचार केंद्रों में भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब आगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के निर्देश दे रही है, लेकिन वे शिक्षकों की अनदेखी कर रही है, जबकि शिक्षक भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं। पत्र में लिखा गया कि शिक्षक को मार्च, अप्रैल और मई का वेतन नहीं मिला, जबकि जून का महीना भी समाप्त होने वाला है। पिछले 4 सालों से 7वें वेतन आयोग का एरियर नहीं मिला। बकाया राशि के बिलों का भुगतान पिछले 10 वर्षों से नहीं किया गया। पिछले 5 वर्षों से बच्चों का शिक्षक भर्ती बिल का भुगतान नहीं किया गया। सालों से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति यदि शिक्षक या उसके परिवार के सदस्य को इलाज करवाना हो तो उसके लिए पैसे उधार लेने होंगे। वेतन न मिलने के कारण शिक्षकों में बेहद निराशा है। वहीं 15 जून को कोर्ट ने आदेश दे दिया कि उत्तर निगम के सभी शिक्षक और पेंशनरों को 15 दिन के भीतर 3 महीने का वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 18 जून को भी हाईकोर्ट ने उत्तरी एमसीडी को 1 सप्ताह के भीतर सभी शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर, योगा डे 2020 पर दिखेगी बदली हुई तस्वीर, जाने पीएम मोदी ने क्या कहा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तस्वीर बदली हुई नजर आएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो घर पर रहें और अपने परिवार के साथ योग करें। ऐसे में आप वो आसन कर सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और स्वस्थ भी रखें। कोरोना से लड़ने के लिए योग सबसे अहम हथियार है। कोरोना संकट काल की वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं, लेकिन योग आपको डिप्रेशन से मुक्ति दिलाता है। पीएम की अपील के बाद लोगों ने भी मन बना लिया कि इस बार वो अपने घर में ही परिवार के साथ योग करेंगे और योग करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने फैसला किया है कि इस बार कोरोना की वजह से योग दिवस पर बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। 21 जून को लोगों से डिजिटल योग करने की अपील की गई। इस साल की थीम पर घर पर योग, परिवार के साथ योग रखी गई है।
वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा सरकार की तरफ से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। इस ऐप का नाम माई लाइफ माई योगा है। वहीं अगली बड़ी खबर, चिदम्बरम बोले क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर शनिवार को सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय सीमा में कोई विदेशी नहीं है। अगर यह सही है तो 5-6 मई को क्या हुआ? पिछले दिनों में देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष क्यों हुआ? भारत ने अपने 20 जवानों को क्यों खोया? पूर्व गृह मंत्री ने यह सवाल भी किया कि अगर चीनी सैनिकों में कोई घुसपैठ नहीं की तो फिर 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बैठक क्यों हुई? क्या यह बैठक मौसम के बारे में हुई थी? अगर कोई चीनी सैनिक ने LAC पार नहीं किया तो फिर विदेशी मंत्री जयशंकर के बयान से पूर्व यथास्थिति की बहाली की बात क्यों हुई है? वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ साथ केरल और तटीय कर्नाटक में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिणी गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश का अनुमान है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।